इसलिए आप चारा छोड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मुसलमानों को बर्बाद नहीं किया। आपके निर्णय बिहार के मुसलमान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मजबूती के लिए यहाँ के आम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? जदयू को ही क्यों चुना? 2005 में जब इनकी सरकार बनी तो बिहार के एक एक आदमी के चेहरे पे, हम लोग आते थे दिल्ली से तो लगता था कि जैसे कुछ नया हो रहा है। इधर पत्थर गिर रहा है तो उधर मिट्टी भरी जा रही, तो सड़क बन रही, तो उधर ये बन रहा, जो कभी सोचा नहीं था बिहार के लोगों ने। तो हर बिहारी प्रभावित हुआ उस वक्त नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार ने 2005 से शुरू किया और 2010 तक आते आते बिहार को बदल दिया। मुसलमानों का हितैषी कांग्रेस और राजद तकरीबन 55,000 बन गए, और कोई दंगा ऐसा नहीं था जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मुसलमानों को बर्बाद नहीं किया। एक नफसियाती तौर पे अंग्रेज ये डाल के चले गए कि हम तो देश दे के जा रहे हैं तुमको, लेकिन ये हिंदू महासभा वाले तुमको सुरक्षित नहीं रहने देंगे। राहुल गांधी को किस तरह का नेता? मुझे लगता है कि जब 2012 में उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया पहली मर्तबा, वो बहुत बड़ी गलती थी। वो मैच्योर नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी एक नेता के रूप में आपको कैसे लगा? नरेंद्र मोदी जी में एक बहुत ही अच्छी बात क्या है कि मेहनती आदमी। वक्फ संशोधन विधेयक पर आपका स्टैंड? वक्फ संशोधन एक्ट जो है नहायत खालिद अनवर साहब 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? तेजस्वी और आरजेडी, तेजस्वी यादव और आरजेडी अक्सर जो अचेत मुख्यमंत्री कहते हैं। अपने 2020 में इसकी अब मोहम्मद अली जिन्ना जिनको स्वतंत्रता सेनानी कहा था, बहुत सारे लोग विदेश में जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। नई जो अभी पार्टी एक बनी प्रशांत किशोर कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं। बिहार के जो कांग्रेस और आरजेडी के जो मुस्लिम नेता हैं, वो जेडीयू के मुस्लिम नेताओं पर दबाव बना रहे हैं कि आप पार्टी छोड़ दें। बिहार के मुसलमानों का सबसे बड़ा जो अहित करने वाले, दुश्मन कहना सही नहीं होगा, किसे मानते हैं आप? देखिए, बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों का अहित सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी में। तो क्या लालू यादव जी को चारा घोटाले में फंसाया गया था? इस वजह का एक और बयान है, प्रधानमंत्री को पॉकेट मार बार बार कर रहे हैं, क्या सही है इसका? तो जो पॉकेट मार जो काम करता है ना, उसको वही काम नजर आता है। तेजस्वी यादव को, प्राइम मिनिस्टर को पॉकेट मार करके ये साबित कर रहे हैं कि ये खुद बिहार के लुटेरे लोग। बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ अक्सर समीकरणों की बात होती है, तो बिहार में मुस्लिम और यादव जो समीकरण है, मुस्लिम यादव वोट बैंक को आरजेडी का वोट बैंक माना जाता रहा है, और उसी के बदौलत 15 सालों तक आरजेडी ने बिहार पे शासन किया। बाद के दिनों में नीतीश कुमार जी की सेकुलर छवि और मुसलमानों के लिए किए गए उनके कार्यों के कारण उस वोट बैंक में बिखराव आया और मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार जी को मिलना शुरू हुआ। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों या महीनों में बात करें तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार कुछ फैसलों की वजह से उसमें मुस्लिम समुदाय में फिर से नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में आज मेरे साथ हैं जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब, जिनसे हम बात करेंगे उनके पारिवारिक निजी जीवन से लेकर राजनीतिक परिदृश्य जो अभी चल रहा है उनके बारे में। सर, स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसा था, आपकी परवरिश किस तरीके से, किस माहौल में हुई? देखिए, जो बिहार है, बिहार को गांवों का प्रदेश कहा जाता है, और मुझे लगता है कि 90% बिहार की आबादी गांव में बसती है। उसी पूर्वी चंपारण जिला है एक बिहार का, वहाँ एक ब्लॉक है ढाका। ढाका से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे एक गांव है बलुआ गुआबारी। वहीं से पैदाइश हुई मेरी, वहीं तालीम हुई, और उसके बाद हम दिल्ली गए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है वहाँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। तो एक जैसे बिहार के और लोग जैसे पलते बढ़ते हैं, उसी तरह से मैं भी पला बड़ा। मेरे पिताजी जो मेरे फादर हैं वो टीचर थे, रिटायर हो गए हैं अब, और मेरी माँ एक हाउसवाइफ है जो बच्चों की परवरिश में लगी रहती है। यहाँ पे माताएं, उसी तरह से मेरी माँ भी हैं।
तो एक आम जो गांव की का खानदान होता है, घर होता है, उसी तरह का मेरा घराना, और उसी से निकल करके दिल्ली और यहाँ का। कितने भाई बहन हैं आपको? मैं 5 भाई और 1 बहन हैं, और सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग सेटल हैं अपनी अपनी जगह पे। आपका एजुकेशन सर? देखिए, एजुकेशन तो मैंने पीएचडी करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मास मीडिया में मेरा शुरू से ताल्लुक रहा, इसलिए मास मीडिया में रहा। उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन की नीतीश कुमार जी के साथ। सब एक पढ़े लिखे मुसलमान होने के नाते, अब ये कौम के रहनुमा होने के नाते, नेता होने के नाते, आप मुस्लिम समाज में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया अमित जी आपने। ये सिर्फ बिहार के मुसलमानों का मसला नहीं, ये जो पूरा यानी ये सब कॉन्टिनेंट है, एशियन रीजन में जो मुसलमान आबाद है उसमें, और ख़ास तौर से इंडिया में जो मुसलमानों की आबादी है, उसमें एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत। हुआ क्या कि जब अंग्रेज़ यहाँ आए और अंग्रेज़ों को ये लगा कि हम जाने वाले हैं, उन्होंने एक नकारात्मक जो सोच होती है, निगेटिविटी, इतनी भर दी मुसलमानों के अंदर कि टकराव, सत्ता से टकराव, ताकत से टकराव, हुकूमत से टकराव, ये हम लोगों की सोच में दाखिल हो गया। नतीजा ये होता है कि हम अपने बारे में, अपने समाज के विकास के बारे में, तरक्की के बारे में सोचने से ज्यादा हमारी एनर्जी इस बात पे लग रही है कि हमारा वो फला दुश्मन वो कैसे खत्म होगा। तो टकराव वाली चीजें में ज्यादा एनर्जी लग रहा है। हाँ, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव चीजों में। और ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, दिमाग में ये डर बैठाया दिया गया है नफ्सियाती तौर पे, जो साइकोलॉजिकल होता है, कि वो तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। ऐसा अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों के बारे में ये बताया गया कि अंग्रेज तुम्हें खत्म करना चाहते हैं, तुम्हारी हुकूमत छीन ली इन लोगों ने, तो अंग्रेजों से लड़े मुसलमान ताकि मुल्क आज़ाद हो। और उसके बाद से एक हमेशा से शुरू से अंग्रेजी ये बैठा के चले गए कि देखो हमको तो तुम लोग भगा रहे हो, हमको तो तुम भगा रहे हो, लेकिन तुमको यहाँ हिंदू महासभा चैन से नहीं रहने देगी, तुमको ये चैन से नहीं रहने देगी, तुम्हारी मस्जिदों पे कब्जा हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, सब कुछ छीन जाएगा। तो वो जो बैठा दिया गया, वो डर ऐसा बैठा, और कुछ हिंदुत्ववादी तंजीमों ने ऐसा काम भी किया कि लोग पॉजिटिव के बजाय, कंस्ट्रक्टिव काम करने के बजाय ज्यादातर वक्त जो है ना डिफेंस में लगा रहा। इसको बदलना चाहते हैं, किस तरह बदलाव हो इस सब आपके नजर में बिहार के मुसलमान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मजबूती के लिए यहाँ के आम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी कौम दुनिया में जो तरक्की करती है, तो तरक्की 2 तरह से होती है। एक तो या तो आपके पास दौलत बहुत आ जाए, तालीम बहुत आ जाए, लेकिन हमारे यहाँ तरक्की इसको नहीं कहते, और हमारा जो मजहब है इस्लाम, उसके यहाँ तरक्की इसको नहीं कहा गया। हमारे यहाँ तरक्की कही गई है कि जब आपका समाज में इंसाफ हो, जब समाज में बराबरी हो, और समाज में हर इंसान जब सुरक्षित महसूस करे और अच्छे से खा पी ले, कोई भूखा न रहे, वो तरक्की। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि किस तरह की तरक्की हम मुसलमानों को देना चाहते हैं। अगर तरक्की यही है कि पढ़ लिख ले, दौलत कमाए, बिजनेस कर ले, रोजी रोटी कर ले, तो इसमें माशाल्लाह लगे हुए हैं लोग, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो असल काम है, जो एक समाजवादी सोच विचारधारा जो इस्लाम दुनिया में लेके आया, उस पे काम नहीं हो रहा। उस पे काम करने की इसलिए जरूरत है कि अगर आज समाज में दलितों पे अत्याचार हो रहा है, अति पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, या अगड़ों को सिर्फ इस वजह से कि आप अगड़े हैं उनके ऊपर अत्याचार होने की कोशिश हो रही है, टारगेट किया जा रहा, तो ये सब क्यों हो रहा है ऐसा? इसमें एक बहुत बड़ा किरदार, चूंकि जो इस्लाम जो धर्म है वो सबसे बाद में आया धर्म, सबसे नया है, इसकी सोच आधुनिक है, इसके अंदर समानता है, इसके अंदर सारी चीजें हैं। तो इसको कैसे एक अच्छा समाज बनाया जाए, इसमें किरदार अदा करना चाहता है अगर यहाँ का मुसलमान, और हम लोग चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच में ड्रास्टिक चेंज लाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा समाज हमारा है। दूसरा, ये समझना पड़ेगा कि इस पूरे समाज को आगे लेके चलने की जिम्मेदारी हमारी है। तीसरा, ये समझना पड़ेगा कि
दौलत कमाने का मतलब अपने लिए नहीं है, पूरे समाज को अमीर बनाना। तालीम हासिल करने का मतलब अपने लिए नहीं, पूरे समाज को तालीम याफ्ता बनाना। यही सोच अगर आएगी और इस सोच पे काम होगा तो मुसलमान और क्या पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। पढ़े लिखे और संपन्न मुसलमानों को अपने समाज के बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो जिम्मेदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ न कुछ अपने समाज की बेहतरी के लिए करते हैं और कर रहे हैं। हो क्या रहा है, आपके इसे क्या करना चाहिए आपके नजर में, आपके पॉइंट ऑफ नहीं, व्यू से? कई फ्रंट पे काम हो रहा है। देखिए, एक तो बहुत जो बुनियादी जरूरत है कि लोगों को ये समझाना कि आप जहाँ रहते हैं वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ एक कानून है, उस कानून के हिसाब से ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। दूसरा यह है कि एजुकेशन पे काम करना, माइक्रो फाइनेंस के लिए काम करना, ये सब लोग कर रहे हैं और करने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि एक दौलत या तालीम, गुर्बत यानी गुर्बत और जहालत, इसके बीच में एक दीवार खड़ी। आप दौलतमंद अमीर और दौलतमंद मुसलमान और दौलतमंद हिंदू में कोई फर्क नहीं पाएंगे। कल्चर दोनों का एक होगा, जबान दोनों की एक होगी, रहन सहन एक होगा। हो सकता है एक वेज खाता हो दूसरा नॉन वेज खाता हो, लेकिन तकरीबन एक होता है। एक गरीब मुसलमान और एक गरीब हिंदू, वो दोनों का एक होगा। तो एक जो दीवार बीच में खड़ी की गई, और इस दीवार ने क्या किया कि एक वार शुरू किया, जो क्लास वार होता है, स्टेटस वार, कि अगर हमारे समाज का अमीर है तो हमको उससे नफरत हो जाएगी, क्योंकि मैं गरीब हूं, मैं साइकिल पे चढ़ रहा हूं, वो गाड़ी पे चढ़ रहा है। गाड़ी वाले को साइकिल वालों से मोहब्बत नहीं है, वो सोचता है कि साइकिल वाला रास्ते पे क्यों चल रहा है, हम ब्रेक लेना पड़ रहा है। तो ये जो क्लास वार है दिमाग के अंदर, इसको खत्म करने की बहुत जरूरत है। तभी जा करके सोसाइटी मिक्सअप होगी और अमीर भी गरीब के लिए सोचेगा और गरीब भी अमीर के लिए सोचेगा। आपके जीवन की कौन सी घटना आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया? देखिए, घटनाएं बेशुमार होती हैं और कई घटनाएं ऐसी हुई कि हरियाणा में एक दो घटना हुई। हरियाणा में जैसे एक घटना हुई कि कुछ 150-200 गरीब लड़कियां जो भट्टे में काम करती थी और उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, दुष्कर्म होता था। मुझे खबर दी गई, मैंने उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैंने उनसे बात की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिंह ने बड़ा एक्शन लिया और वो लड़कियां आई मेरे पास, मेरे ऑफिस में दिल्ली। तो उनसे बात करके मुझे लगा कि यार हम लोग कहाँ और ये लोग कहाँ। यानी उनको कोई मतलब नहीं था इससे कि हमारे साथ क्या हो रहा था। और ये बड़ा यानी पीड़ादायक था मेरे लिए कि वहीं दिल्ली के बगल के लोग आज यानी जो संविधान हमको हमारे पूर्वजों ने दिया, उस संविधान के बारे में नहीं जानते। उन जानते नहीं कि मेरे राइट्स क्या हैं, मैं एक महिला हूं तो मुझे कैसे रहना है, और मेरे साथ कोई दुष्कर्म करे तो मुझे क्या करना है। इससे कोई मतलब नहीं, बस 300 रुपये मजदूरी, 150 रुपये मजदूरी के लिए सब कुछ करने को तैयार। तो इन सब चीजों ने बड़ा मुझे लगा कि नहीं, अभी काम करने की जरूरत है, समाज में उतर के काम करने की जरूरत है और लोगों में बेदारी लाने की जरूरत। आपने जदयू को ही क्यों चुना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जदयू को क्यों चुना। मैं ये इसलिए अब पूछ रहे हैं कि बिहार सामान्यतः मीडिया में, हर चीज में, पब्लिक डिस्कोर्स में यही बात चलाया जाता है कि मुसलमानों का हितैषी कांग्रेस और राजद है। नहीं, ये तो सही कह रहे हैं और ये इसमें कुछ सच्चाई थी, माफ कीजिएगा। सच्चाई इसलिए है कि जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी हिंदुस्तान में, 55,000 के करीब दंगे हुए, और जो जबलपुर से दंगा शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में जगह है जबलपुर, 1955 में, यानी कानून बनने के बाद, संविधान जब हम लोगों ने एडॉप्ट कर लिया, उसके बाद जो दंगा शुरू हुआ, तो मलियाना का जो दंगा आखिरी था कांग्रेस के जमाने में, मेरठ में एक जगह है मलियाना, तो तकरीबन 55,000 दंगे हुए। और कोई दंगा ऐसा नहीं था जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मुसलमानों को बर्बाद नहीं किया, मुसलमानों की इकोनॉमी को बर्बाद किया। यानी जहां जहां मुसलमान बिजनेस में आगे थे, नॉर्थ इंडिया में आप देख लीजिएगा, चाहे जमशेदपुर हो, चाहे आपको रांची हो, चाहे मेरठ हो, चाहे मलियाना हो,
चाहे मुरादाबाद हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे सूरत हो, चाहे गुजरात के बहुत सारे शहर हों वेस्ट इंडिया में, अब बिहार का भागलपुर हो जो रेशमी कपड़ों के लिए बहुत मशहूर था, और बिहार शरीफ हो जहाँ के लोग आज भी पढ़े लिखे और बिजनेस में हैं बेचारे। तो जहाँ जहाँ इकोनॉमी थी और लगता था कि इनको कमजोर किया जाए, इनको क्रश किया जाए, तो क्रश किया कांग्रेस पार्टी ने। राष्ट्रीय जनता दल क्यों आई बिहार में? आपको चूंकि मैं पहले ही बता रहा था आपको कि एक नफसियाती तौर पे अंग्रेज ये डाल के चले गए कि हम तो देश दे के जा रहे हैं तुमको, लेकिन ये हिंदू महासभा वाले तुमको सुरक्षित नहीं रहने तुमको सुरक्षित नहीं रहने देंगे। और उसी वक्त से पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको मैं एक वाकया बताऊं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सदर रहे, अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय कांग्रेस के, और गांधी जी ने बनाया उनको अध्यक्ष, दो बार अध्यक्ष रहे। जब वो पहली मर्तबा रामपुर से इलेक्शन लड़ रहे थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको कहा कि आप कैंपेन करने जाइए वहां, वोट मांगने लोगों से। मौलाना आजाद ने कहा कि मैं वोट मांगने जाऊंगा तब लोग मुझे वोट देंगे, मुझे तो वोट मांगने की जरूरत नहीं, लोगों को जिताना हो जिताएं, नहीं जिताएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही कि हिंदू महासभा के लोग लड़ रहे हैं आपके खिलाफ, आपको हरा देंगे। तो ये हिंदू महासभा या हिंदूवादी ताकतों का डर अंग्रेजों ने भी बैठाया और कांग्रेस की लीडरशिप ने भी बैठाया। तो ये तो है, ये रहा। तो राष्ट्रीय बात ये हो रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल कैसे, उसका उदय कैसे हुआ। दंगों का एक सिलसिला था और आखिरी दंगा जो हुआ भागलपुर का दंगा हुआ, और भागलपुर का दंगा कोई मामूली दंगा नहीं था, क्योंकि उस वक्त डिजिटल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी, इसलिए चीजें उतनी नहीं आज है हमारे पास, या लोगों में नहीं फैल सकी। वो दंगा समझिए कि यानी ऐसी क्रूरता, ऐसा जुल्म इंसानियत पे होगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि गांव के गांव को जला देंगे, मार देंगे। महीनों चलता रहा और कोई पूछने वाला नहीं। तो लगा कि इसने राष्ट्रीय जनता दल के, उस वक्त जनता दल पार्टी थी, जनता दल ने बड़ा स्टेप लिया कांग्रेस के खिलाफ और तरह तरह की बयानबाजी हुई, और ऐसी बयानबाजी हुई कि उसने मुसलमानों में फेनेटिक, यानी जो क्या कहते हैं उसको, कि ऐसे लोग तैयार किए जो मुसलमानों में बुनियाद परस्त हो गए। ऐसी बयानबाजी हुई, लोगों को लगा कि ठीक है भाई, जनता दल आ रही है, उसको सब उसके साथ जाएंगे, हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। तो जनता दल ने इस तरह से दिल जीता मुसलमानों का, और कांग्रेस पार्टी ने के लिए जो है ना, अंग्रेज जो है ना माहौल बना के चले गए थे, इसलिए दिल जीता। दिल क्या जीता, यानी मजबूरी में। तो कांग्रेस हिंदू महासभा के नाम पे, हिंदू महासभा को खत्म करना है तो भाई हमारे साथ आओ, राष्ट्रीय जनता दल भाजपा को खत्म करना है तो हमारे साथ आओ। तो इसलिए मुसलमान बेचारे अपने लगता था कि मैं अपनी तहजीब कैसे बचाऊंगा, अपनी जबान कैसे बचाऊंगा, अपनी मस्जिदों को कैसे बचाऊंगा, अपने गांव को कैसे बचाऊंगा, ये सब चक्कर में पड़े रहे और होता रहा ऐसा। मूल सवाल ये था कि जदयू ही क्यों ज्वाइन किए थे? देखिए 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी, और 2005 से पहले जब नीतीश कुमार वाजपेयी जी के साथ थे, तो मैं उनको ज्यादा ट्रैक नहीं करता था। हालांकि मैं मीडिया में था, लेकिन मैं ट्रैक नहीं कर रहा था। 2005 में जब इनकी सरकार बनी तो बिहार के एक एक आदमी के चेहरे पे, हम लोग आते थे दिल्ली से तो लगता था कि जैसे कुछ नया हो रहा है। इधर पत्थर गिर रहा है तो उधर मिट्टी भरी जा रही, तो सड़क बन रही, तो उधर ये बन रहा, उधर, जो कभी सोचा नहीं था बिहार के लोगों ने। तो हर बिहारी प्रभावित हुआ उस वक्त नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार ने 2005 से शुरू किया और 2010 तक आते आते बिहार को बदल दिया। 2010 से जो उन्होंने काम शुरू किया 2015 तक देखिए क्या काम किया। तो और एक सबसे अच्छी चीज जो नीतीश कुमार की लगी कि ये एक्सप्लॉइटेशन की राजनीति नहीं करते कि भाई आप वोट दीजिए नहीं तो हम आपको ये कर देंगे, विस्फोटक बयानबाजी नहीं करते, और ये नहीं कि आप वोट दे रहे हैं तो आपके लिए काम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, या ये कि आपको डरा रहे हैं कि भाई आप वोट नहीं दीजिएगा तो फला आपको ये कर देगा चिना। तो एक लगा कि एक बहुत ही शालीन, एक समझदार और एक संजीदा पॉलिटिशियन है नीतीश कुमार, जो समाज को आगे ले जाना चाहता। तो बहरहाल उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं उनके साथ आया। एक सवाल था, हालांकि जवाब आप दे दिए हैं, कि भागलपुर दंगा का आरोपियों को 15 साल तक बचाने वाला है, उनको गाय लगाए सम्मानित भी किया गया राजद की तरफ से,
उसके साथ बिहार का मुसलमान खड़ा क्यों होता है? क्या ऐसा मजबूरी है? लगभग लगता है जवाब हमको लगभग दे नहीं, इसमें एक बात समझने की जरूरत है। देखिए, मीडिया जब लालू यादव जी आए 1990 में, मीडिया इतना प्रभावी नहीं था। और आपको पता होगा कि एक दो मीडिया वालों ने उनका विरोध किया तो उसके दफ्तर में आग लगा दिया गया। एक ने कार्टून छाप दिया लालू यादव का, तो उसको बाज़ाब्ता यहाँ से यानी जलावतन कर दिया गया। बिहार से कई मीडिया के दफ्तरों में आग लगाया गया। तो लोगों को पता नहीं था कि ये वही लालू यादव है जो बिहार का दंगा करा, असल दंगा के मुजरिम लालू यादव। आप ये बात समझिए कि कांग्रेस की सरकार कैसे जाए, चलो चली गई, लेकिन जब दंगाई को अपने साथ घुमा रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, कोई केस, बल्कि आपको हैरत होगी, भागलपुर के एक मंत्री थे मुसलमान, वो लालू जी के पास गए कहने कि सर वो कोई FIR तो दर्ज करा दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या बात करो, फालतू की बात करने आ गए मेरे पास। अरे मंत्री बना दिया, पोंपो कीजिए और घूमिए। ये सब मतलब दंगा के तुरंत बाद इनकी सरकार आई थी, 15 साल तक सरकार रही, लेकिन कोई एक्शन नहीं, वो एक्शन नहीं है। आप एक बात समझिए, लालू जी के जमाने 15 साल में कोई भी दंगा हुआ, एक FIR नहीं हुआ। लालू जी ने एक कानून बना दिया कि दंगे का FIR के लिए जरूरी है मुख्यमंत्री की मंजूरी। अब नतीजा क्या हुआ कि दंगा तो होता था, कोई FIR नहीं होता था। कब्रिस्तान की घेराबंदी होगी, लेकिन उसकी मंजूरी देंगे मुख्यमंत्री। तो कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हो रही, दंगे का FIR नहीं हो रहा है, और लालू जी निकल के बयान दे रहे हैं जो दंगा करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। अब ये बयान मीडिया उडिया पे चलता था, लोगों के मुंह दर मुंह पहुंचता था, तो लोगों को लगता था कि लालू यादव तो बड़ा सेकुलर आदमी है। लालू यादव जी मुंह से सेकुलर, जबान से सेकुलर है, वो दिल से सेकुलर नहीं है। और सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी से बहुत दूर है वो आदमी। जो भी किया हो, देखिए समाज में समानता लाने के लिए जो भी कदम उठाया उन्होंने, ये सही है कि नीतीश कुमार, लालू जी, रामविलास पासवान जी, ये सब एक ही पार्टी में थे, जनता दल में थे, और सब 2-3 साल के बाद अलग हुए। तो कुछ तो हुई शुरू में 1990 में जब नीतीश कुमार भी साथ थे, लेकिन लालू जी का मामला बिल्कुल अलग था। और मुझे लालू जी को जब मैं पढ़ता हूँ, या जब मैं उस वक्त मुझे इतना होश नहीं था, मेरे ख्याल से मैं 10th वगैरह में था जब इनकी सरकार आई थी, 10th में नहीं, 8वीं क्लास में था। लेकिन अब जब मैं पढ़ता हूँ उनको, तो मुझे लगता है कि ये अच्छे पॉलिटिशियन नहीं बल्कि अच्छे आर्टिस्ट थे लालू जी, और एक अच्छा कैरेक्टर उन्होंने निभाया सेकुलर एक्टर होने का। और ना उनके अंदर कहीं से, माने किसी भी फैसले से नहीं लगता है कि सेकुलर इंसान हो। राहुल गांधी को आप किस तरह का नेता मानते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ने बड़े अच्छे अच्छे फैसले किए। सोनिया गांधी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, और सोनिया गांधी ने बड़े अच्छे अच्छे फैसले कराए। इस मुल्क में अगर RTI आया तो सोनिया गांधी का किरदार है, राइट टू फूड आया तो सोनिया गांधी का किरदार है, मनरेगा आया तो राइट टू एक्ट जो है वो भी सोनिया गांधी का किरदार है। अच्छे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने अच्छे फैसले किए हैं। मनमोहन सिंह और उससे पहले नरसिम्हा राव ने जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक आर्थिक जो बाजार आया हिंदुस्तान में, तो उसमें नरसिम्हा राव का किरदार। इन सब के साथ राहुल गांधी के बारे में ये कहना कि मुल्क की लीडरशिप के लिए वो मुनासिब है या नहीं है, मुझे लगता है कि जब 2012 में उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया पहली मर्तबा, वो बहुत बड़ी गलती थी। वो मैच्योर नहीं थे उस वक्त, और नतीजा ये हुआ कि उनको एक इमैच्योर पॉलिटिशियन का जो टैग लगा, आज तक हटने को तैयार, छवि को धूमिल कर दिया गया। करा नहीं गया, खुद किया उन्होंने। इसमें किसी का, देखिए कोई किसी का नहीं करता है। राहुल जी आए, जनरल सेक्रेटरी बन करके आए, और उन्होंने ऐसे उल्टे सीधे फैसले शुरू किए। मैं तो उस वक्त दिल्ली में था और जर्नलिस्ट था। छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ घुमाना, यानी नए नए लड़कों को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे को, तो उधर क्या नाम है, मुंबई के एक लीडर हैं, उनके बेटे को, देवराज, हाँ मुरली देवरा जी के बेटा जो है, मिलिंद देवरा के बेटे मुरली देवरा,
और उधर क्या नाम है, असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं तरुण गोगोई, उनके बेटे को, और वो सचिन पायलट, और ऐसे नौजवानों की एक टीम बनाई उन्होंने और कहा कि ये बूढ़े लोगों को अलग करो। मनमोहन सिंह की कैबिनेट बड़ी अच्छी कैबिनेट थी, एक फैसला लिया, वो निकले प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उसको फाड़ दिया सरकार के फैसला को बाहर कैबिनेट फैसले को। तो इससे लगा कि ये आदमी मैच्योर नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का जनाजा निकाल देगा, और वही हुआ। और राहुल गांधी के का विजन क्या है, मुझे अभी तक उनका कुछ विजन समझ में नहीं आ रहा कि देश के लिए उनके पास क्या विजन है, कैसे करेंगे इतनी बड़ी पार्टी के लिए। किसी मुद्दे में बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहते हैं, ज्यादा दिनों तक नहीं रहते। और दूसरी चीज ये है कि एक बात मैं कह सकता हूं कि इनकी फैमिली की बड़ी कुर्बानियां हैं और करप्ट नहीं है ये लोग, और देश के लिए सोचते हैं, लेकिन दिमाग में जगह ही नहीं, विजन ही नहीं, क्या सोच रहे हैं ये देश को पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए अभी राहुल गांधी जी के बारे में मैं तो इज्जत करता हूं, भाई बड़ी पार्टी के नेता हैं, और अभी कुछ कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन मुझे अभी उनके अंदर जो है ना, देश का फ्यूचर अभी उनमें नजर आ नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक नेता के रूप में आपको कैसे लगते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो मैं गया 2002 में, दंगा हुआ था, आपको याद होगा। हाँ, तो मैं गया था वहाँ, और मेरे ख्याल से 2-3 महीना पहले वो एक नरेंद्र मोदी जी में एक बहुत ही अच्छी बात क्या है कि मेहनती आदमी है, और कोई दिन रात लगे रहना, आता हो या नहीं आता हो, लेकिन मेहनत करते हैं। देश कैसे आगे बढ़ेगा, इससे बात करो, उससे बात करो, यहाँ पूछो, वहां पूछो, ये भी करो। देखिए, इंसान से गलतियां होती है, कि भी कितना भी बड़ा आदमी हो, मान लीजिए मैं आपको चाह रहा हूं कि बहुत आप अच्छे बन जाए, ये बन जाए, हो सकता है 1-2 गलती हो जाए, लेकिन 2002 से आज तक मैंने एक चीज महसूस किया। 2007 में जब इलेक्शन हो रहा था उनका, तब भी मैं गुजरात गया था, तकरीबन 1 महीना रहा, और 2012 में जब इलेक्शन हो रहा था, उनका तीसरा टर्म था मुख्यमंत्री का, तब भी मैं गुजरात गया था, 40-45 दिन रहा। मैं उनके फेवर में नहीं था, मैं कांग्रेस के फेवर में था, लेकिन एक चीज ये देखा कि इस आदमी ने गुजरातियों का दिल जीत लिया। भाई हर आदमी को चाहता है कि हर आदमी गुजराती ये समझ रहा था कि मैं नरेंद्र मोदी हूं। तो नरेंद्र मोदी में मेहनत करने की आदत है, खूब लोगों से कांटेक्ट करने की आदत है, लोगों को जो समझ में आता है उसको कन्विंस करने की आदत, यही एक नेता को चाहिए। बाकी गलती सही तो होती रहती है, बहुत सारे फैसले ऐसे भी हो सकते हैं जिसपे मेरा रिजर्वेशन होगा, बहुत सारे फैसले ऐसे होंगे जिसकी मैं खुल के तारीफ करता हूँ। जैसे एक जो अच्छा फैसला बता देता हूँ जिसकी मैं तारीफ करता रहता हूँ, कि सऊदी अरब के किंग आए, किंग अब्दुल्ला, दिल्ली में इंडिया के दौरे पे, तो उन्होंने 2012 की बात है, उन्होंने एक ऑफर किया कि 500 करोड़ रुपया मैं दे रहा हूं आपको, आप लीजिए, और एक यहाँ का जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है या और लोग हैं, उनके उसके लिए आप खर्चा कीजिए। और उन्होंने कहा कि मैं जो है ना IDB इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा को मैं आपके साथ टाई अप करा देता हूं, आप शरिया बैंकिंग शुरू कीजिए यहाँ पे। तो चले ये किंग अब्दुल्ला, तो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर होते थे प्रणब मुखर्जी साहब। मैं प्रणब मुखर्जी साहब के पास गया मिलने, मैंने कहा क्या हुआ साहब, तो कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए कि आप क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान में शरिया बैंकिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा फायदा होने वाला, $200 करोड़ का आपको क्रेडिट मिलेगा पूरी दुनिया में, IDB दे रही है आपको, प्लस जो है ना वो 500 करोड़ रुपया पड़ा वो भी आ जाएगा। आपको हैरत होगी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ी कि ऐसा ना हो कि हिंदू वोट नाराज हो जाए। और जब नरेंद्र मोदी जी बने और गए सऊदी अरब, तो जाते सबसे पहला एग्रीमेंट उन्होंने यही किया, और सारा एग्जिम बैंक से कराया, सारा पैसे लेके आ गए, IDB बैंक से हो गया, और $200 करोड़ का। तो इसलिए मुझे लगता है कि फैसला लेने की ताकत, और अब ये सब 2-4 फैसले अच्छे हुए। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जितना योजना चला रहे हैं मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, उतना हमको लगता है इससे पहले नहीं, चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए योजना, आवासीय योजना हो, स्कॉलरशिप वाला जैसा जी चला रहे हैं, उसके बावजूद वर्तमान में मुस्लिम क्यों नाराज नजर आ रहे हैं उनसे?
देखिए, नीतीश कुमार से कोई मुसलमान नाराज है ये कहना सही नहीं होगा। और नीतीश कुमार, ये सही बात है कि पूरे हिंदुस्तान के कई स्टेट के मुकाबले में सबसे ज्यादा योजनाएं यहाँ चल रही हैं और मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा चल रही हैं। लेकिन ये कहना है कि मुसलमानों के लिए ही चल, ये भी सही नहीं है। हर वर्ग के लिए चाहिए, हाँ, लेकिन मुसलमानों के लिए भी है। देखिए है क्या, हमारी पार्टी भाजपा के साथ ही 2005 में मुसलमानों ने खुलकर के वोट दिया, नीतीश कुमार को दिया। 2010 में खुलकर के वोट दिया, बड़ी संख्या में दिया। लेकिन 2014 के बाद जो भाजपा की नई लीडरशिप आई, वो समाजवादी सोच की लीडरशिप नहीं की। उन लोगों ने जो अंग्रेज कहा करके गए थे मुसलमानों के बाप दादा को कि कुछ लोग हैं जो खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल उस फ्रेम में फिट हो गए। वो दिखने लगा। तो लोगों ने कहा कि भाई ये 2015 में खुद हमारी पार्टी अलग हो गई भाजपा से और हम लोग अलग लड़े, यही कहा करके कि भाई आप लोग गलत लोग हैं, लेकिन ये लोग करप्ट लोग थे, इसलिए इनसे अलग होना पड़ा 17 में। तो मुसलमानों को ये लगता है कि भाई नीतीश कुमार तो बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन इनका जो अलायंस पार्टनर है, कभी उधर मस्जिद को खोद करके मंदिर निकाल रहा है, कभी उधर ये कर रहा है, कभी जो है ना मुस्लिम पर्सनल पे हमला कर रहा है, कभी वक्फ पे हमला कर रहा है, कभी इस पे हमला कर रहा है, कभी उस पे। तो उनके गुनाहों की सजा हम लोगों को दी जाती है। लोग कहते हैं कि बीजेपी के गोद में बैठे हैं नीतीश कुमार, इसलिए ये अपोजिशन कहते हैं, लोग नहीं कहते। लोग ये समझ रहे हैं कि भाई क्या करें हम। अच्छा, इतनी सियासी समझ नहीं है कि भाई नीतीश कुमार के साथ, यानी भाजपा के साथ रहते हुए नीतीश कुमार ने इतना काम किया। यानी भाजपा कभी हमारे तरक्कियाती एजेंडे में आड़े नहीं आई और न कोई उनका एजेंडा बिहार में लागू हुआ। लेकिन चूंकि नेशनल लेवल पे जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट जो है ना यहाँ पे पड़ता है। और इसको हम पॉलिटिकल लोगों की नाकामी है कि लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि भाई जो नेशनल लेवल पे हो रहा है वो अलग चीज है, जो बिहार में हो रहा है उसको देखिए। और नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अलायंस क्यों किया, बिहार की तरक्की के लिए किया, इसको समझाने में हम नाकाम हो जाते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर आपका स्टैंड? देखिए, वक्फ संशोधन एक्ट जो है निहायत गलत, हम कभी उसके फेवर में नहीं, ना हमारी सरकार जो मौजूदा बिल है उसके फेवर में है। लेकिन इसको इस एंगल से देखना कि ये बिल रिजेक्ट हो, ये सही नहीं। भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो उसमें अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि भाई 4-5 चीजें ऐसी हैं जो बहुत गलत। आपको मैं पहली मर्तबा ये रिवील कर रहा हूं, ये किसी मीडिया हाउस को मैंने नहीं बोला, कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन वही हमारी पार्टी का भी ऑब्जर्वेशन था और जनता दल यूनाइटेड भी यही चाहती थी। बिल्कुल एक एक लफ्ज वही है जो जनता दल यूनाइटेड चाहती थी और हम लोगों ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था। लेकिन उन्होंने नहीं माना, हमारी बात नहीं सुनी, बिल पास किया। हम अलायंस में है, हम एक इशू की वजह से हम यानी बिल की मुखालफत तो नहीं कर सकते। लेकिन ये बिल जो है ना बहुत गलत है अगर मौजूदा स्वरूप में बात करें तो। लेकिन अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस पर ऑब्जर्वेशन दिया। मीडिया में एक चीज है कि आपके पार्टी के सुझाव पर जो है बिल में कई संशोधन किए गए थे, जो कि मुस्लिम समुदाय का जो मांग था उस तरह का ये चीज नहीं। हम लोग बता रहे हैं ना, हम लोगों ने संशोधन करके भेजा, वहां हुआ नहीं। हुआ नहीं। हाँ, और उसके आगे भी कोई बात है जो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता हूँ। हम लोगों ने भेजा था, वही चीजें भेजी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया। खालिद अनवर साहब 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? अल्टीमेटली नीतीश कुमार के रहते हुए कोई दूसरा कैसे मुख्यमंत्री हो सकता है? देखिए, नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा है कि आपको हिंदुस्तान में चिराग लेके ढूंढिएगा तो उस कद का कोई नेता नजर नहीं आएगा, एक नेता नजर नहीं आएगा उस कद का। और उनके रहते हुए किसी के बारे में सोचना, ये कोई भी बिहार का एक आदमी नहीं। मैं तो खैर उनकी पार्टी का उनका वर्कर हूं, मैं क्या सोचूंगा, बिहार का कोई आदमी सोच ही नहीं सकता। तेजस्वी और आरजेडी, तेजस्वी यादव और आरजेडी अक्सर जो अचेत मुख्यमंत्री कहते हैं, तो वो नहीं है, कबाड़ा हो गया, गाड़ी हो गया, ये हो गया, अब जो है बदल देना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि नालायक जो औलाद होती है ना,
तो जब बाप बुजुर्ग होता है तो उसको ऐसे ही कहना शुरू करके, आपने देखा होगा समाज में, मेरा बाप नकारा हो गया, मेरा बाप पागल हो गया, बल्कि कई केस तो ऐसे आए हैं कि बाप के पागल का सर्टिफिकेट बना के ले आते हैं। नालायक औलाद, उसके दौलत पे निगाह होती है, उसको बाप से प्यार नहीं होता है। मैं तेजस्वी यादव जी से ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करेंगे सत्ता हासिल करने के लिए। कि नीतीश कुमार जैसे लीडर के बारे में, वो आपको तो यही पता है ना, वो अपनी इंटरनल मीटिंग में क्या क्या कहते हैं, मैं तो सुन के मुझे हैरत होती है कि भाई नीतीश कुमार को बुरा कहिए वैचारिक रूप से, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए आप उनको जो है ना कहेंगे अचेत हो गए हैं। वैचारिक मतभेद चलता है, वैचारिक मतभेद चलता है, ये सही नहीं है। देखिए तेजस्वी यादव जी को राजनीति करनी है, अभी उनकी उम्र बाकी है, अच्छी उम्र है और वो स्वस्थ रहे, मैं इसकी कामना करता हूं। लेकिन इस तरह की राजनीति से उनको बचना चाहिए। आगे वो संभाले जहां संभालना है। नीतीश कुमार को बुरा भला कह करके, उनके कैरेक्टर पे उंगली उठा करके, उनके स्वास्थ्य पे उंगली उठा करके, उनके दिमाग पे उंगली उठा करके वो करना चाहेंगे तो फेल हो जाएंगे। लोग पसंद नहीं कर रहे हैं उनकी इन बातों को। हालिया सर्वेक्षण बिहार में जो सर्वेक्षण हुआ था, जातीय सर्वेक्षण, उसके अंदर लगभग 18% मुसलमान है बिहारी, जो किसी भी अगर इंडिविजुअल जाति का बात करें उससे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा है। तो अब भविष्य में भी बिहार का मुख्यमंत्री एक मुसलमान तो नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक बार, आज से 50 साल लगभग पहले एक बार जो है बिहार में मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से भी है। देखिए सबसे पहले तो इस सवाल पे मुझे लगता है कि हम लोग समाज को तैयार करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जब कोई बन जाए तो वो किसी जात किसी धर्म का नहीं होता। मुख्यमंत्री का धर्म राजधर्म होता। अब मुसलमान बनेगा, दलित बनेगा, बैकवर्ड बनेगा, फॉरवर्ड बनेगा, इससे हम लोगों को समाज को निकालना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि एजेंडा मुसलमानों का, हम मुसलमानों का, और मैं बात करता हूँ इस पर, यह होना चाहिए कि समाज की तरक्की कैसे हो। अभी मुख्यमंत्री बनने की बात और ये बनने की बात मेरे ख्याल से सोचना गलतफहमी होगी। और इस लाइन पे अगर कोई समाज को डालना चाहता है, इसका मतलब वो समाज का दोस्त नहीं है, दुश्मन। अभी के लिए हम सिर्फ वर्तमान के लिए 25 के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं सर। मतलब बिहार नहीं, समुदाय जनसंख्या है, एक बार अब्दुल गफूर साहब हुए, उसके बाद जो है बिहार में नहीं हुआ है। नहीं, वो अब्दुल गफूर साहब हो गए, कांग्रेस पार्टी ने बना दिया। और लेकिन हम लोग अगर चाहेंगे तो कोई क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन एजेंडा ये नहीं होना चाहिए कि होगा या नहीं होगा। आपने 2019 में विधान परिषद में ये दिया था कि नीतीश कुमार जी को जो है नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इसके पीछे क्या? देखिए 2019 में मैंने इसलिए दिया था कि नीतीश कुमार जी ने जो इन्वायरमेंट के लिए काम किया, जो बहुत बड़ा काम था, और आपको याद होगा कि जल जीवन हरियाली के नाम से उनकी स्कीम शुरू हुई और तकरीबन 36,000 करोड़ रुपया दिया इसके लिए। और 2 दिन का ज्वाइंट सेशन बुलाया उन्होंने कि भाई जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। यानी इस क्लाइमेट चेंज पे एक अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, उनका नाम था जॉर्ज गोरे। तो उनको क्लाइमेट चेंज पे जो उन्होंने काम किया तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था वहाँ पे। तो मैंने वही कहा कि जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति को दिया जा सकता है तो नीतीश कुमार तो एक गरीब स्टेट का मुख्यमंत्री, वो ज्वाइंट सेशन कर रहे हैं, इतना बड़ा बजट दे रहे हैं, तो इसको इंटरनेशनल एजेंसियों को इस पे जो है ना फोकस करना चाहिए। और नीतीश कुमार को अगर आप नोबेल प्राइज देंगे तभी दुनिया के लोग क्लाइमेट के लिए काम करना शुरू करेंगे। और बड़े बड़े लोग आए, आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन ने इस कदम के बाद नीतीश कुमार से को क्लाइमेट लीडर घोषित किया और उनसे भाषण दिलवाया पूरी दुनिया के सामने, और अच्छा काम हो रहा है। तो नोबेल प्राइज के तो हकदार हैं नीतीश कुमार। आपने 2021 में इसकी अब मोहम्मद अली जिन्ना जिनको स्वतंत्रता सेनानी कहा था, बहुत सारे लोग देश में जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनके बारे में सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं, ये किस तो देखिए हर चीज पे राजनीति नहीं हो सकती। आप मेरे वालिद साहब 2 भाई थे और दोनों भाई में झगड़ा चल रहा है तो थोड़ी मैं चचा कहना छोड़ दूंगा उनको, ऐसा थोड़ी होता है।
कि गोलियां चल रही है भाई, लेकिन सामने हो तो चचा ही कहेंगे ना कि मेरे मेरे छोटे चचा है भाई, मेरे वालिद साहब के भाई है भाई। जब इंडिया जब यूनाइटेड था, एक साथ था, जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो उस वक्त कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी तो लड़ रहे थे, गांधी जी के साथ मीटिंग होती थी, सारा होता था, तो फिर उनको फ्रीडम फाइटर करने में क्या अर्ज है? माने ये क्या है, होता क्या है कि एकेडमिक बात में पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं, ये बात प्योरली एकेडमिक बात है। और ये ऐतिहासिक है, उस समय तो साथ में थे किए। तो इसमें माने आपको इतनी नफरत है कि अपने चचा को चचा नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है भाई। वो ये तो एक ऐतिहासिक बात, ये बात मैंने कही तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगता रहे, लेकिन मैं ऐसे थोड़ी कि तथ्यों से मैं खेलना शुरू कर दूंगा। चिराग पासवान एक बार फिर से बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या फिर से 2015 वाला सीन, 2020 वाला सीन तो नहीं बन रहा? देखिए, चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के बेटा हैं, और रामविलास पासवान जी बहुत बड़े नेता थे बिहार के। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो भाजपा समझे, जेडीयू किसे पसंद नहीं, जनता यूनाइटेड को कोई परेशानी नहीं है। एक मरतबा गलती से हम लोग परेशान हो गए हैं, हम लोगों की पूरी तैयारी है, और उनको कैसे रखना है, क्या रखना है, वो उनका इशू है। नई जो अभी पार्टी एक बनी प्रशांत किशोर की, जन स्वराज, उसको कितनी बड़ी चुनौती मानते? नहीं, जन स्वराज अभी तक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन पाई, और प्रशांत किशोर जी अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, लेकिन अभी उनको बहुत वक्त लगेगा बिहार को समझने में, और बिहार की जनता को उनको समझने में वक्त लगेगा। तो मुझे लगता है कि एनडीए के लिए कोई चैलेंज वो नहीं है। वो एनडीए के लिए आज के दिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई चैलेंज नहीं है। प्रशांत किशोर जी की पार्टी तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में है अभी, तो मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज कोई हम लोगों के लिए कोई चैलेंज है, या बिहार की जनता उनको नोटिस ले रही है। समय बताएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हाल के दिन में जो गृह मंत्री अमित शाह एक साक्षात्कार में जो है अंग्रेजी अखबार के बोल रहे हैं, इससे जदयू असहज महसूस कर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम माननीय प्रधानमंत्री ने 4 मरतबा घोषणा की कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, और जेपी नड्डा जी ने भी घोषणा की, सारे बीजेपी के बड़े लीडरों ने घोषणा की। अमित शाह जी ने किस संदर्भ में ये बात की मुझे नहीं पता, लेकिन ये तय है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे 2025 में, और एनडीए का एजेंडा तय है, सब कुछ तय है, इसमें कोई रद्द बदल नहीं हो सकता। नहीं, विपक्ष ये जो कह रहा है ना कि महाराष्ट्र मॉडल लागू करेगी बीजेपी, यहाँ उस बयान आने के बाद पूरा माहौल बना रही है, देख लेंगे। मतलब कि इससे क्या होता है कि आपके वोटर को भ्रम के में तो डाल सकती है। नहीं, एक बात बताइए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 2025 का आज ही से मुख्यमंत्री हम जो है ना वो करा दें? कोई जो कहेगा उस पर भरोसा तो करना पड़ेगा ना, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर ये धोखा देने का, धोखा दें, वो धोखा देने वाले को कौन रोक सकता है? भाई आपने मुझे कहा मेरे साथ चलिए बाहर, आप मेरे मित्र है, बाहर जाए मुझे गोली मारी, इसका क्या इलाज? बिहार में कम से कम ऐसा नहीं हुआ है, तो पिछली बार भी नहीं है, तो जो भी हुआ है तो बीजेपी बनाए नीतीश कुमार जी को स्वीकार तो इसी को लोगों को समझना चाहिए कि पिछली बार भी बिहार में कम सीटें हमारी आई, और माननीय प्रधानमंत्री ने फोन कर करके बनाया, तो आगे भी बनाएंगे, और बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता नीतीश कुमार को चाहती है। एक चीज हमको आया, कहीं कैसे जानकारी हम कुछ जब पता कर रहे थे, तो बिहार के जो कांग्रेस और आरजेडी के जो मुस्लिम नेता हैं, वो जेडीयू के मुस्लिम नेताओं पर दबाव बना रहे हैं कि आप पार्टी छोड़िए, ये नहीं तो हम आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको परेशान करेंगे। इसमें कितना सच्चाई है? नहीं, ये तो पूरी एक मुहिम चल रही है, और ये गलत। अपोजिशन के लोगों के जरिए दबाव बनाना, या फोन करना, या कहा जाना कि पार्टी छोड़िए इधर आइए, ऐसा ये सही नहीं है, और ऐसा हो रहा है, बिल्कुल सही है कि ऐसा हो रहा है। और देखिए, राजनीति वैचारिक राजनीति होनी चाहिए, इसको बहुत ही जो है ना पर्सनल लेवल पे रिश्तेदारी की राजनीति नहीं होती। तो जिसको जो पार्टी समझ में आ रही है उस पार्टी में काम करें, एक दूसरे से मिलजुल के रहें, और बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार का समाज कैसे आगे बढ़े, इसके लिए काम करना चाहिए। बाकी मुसलमान सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस में ही रहेगा, ये कहाँ से लिखा गया है भाई? मुसलमान सभी पार्टियों में रहते हैं, और नीतीश कुमार ने तो प्रैक्टिकल सेकुलर लीडर बन के साबित किया है। लालू जी तो जबानी जमा खर्च किए है आज तक, तेजस्वी जी तो उससे भी पीछे भाग रहे हैं, बोलने से भी पीछे भाग रहे हैं। तो खैर ठीक है, देखा जाएगा, वक्त आएगा, देखा जाएगा।
हम लोग इन लोगों के दबाव में आने वाले नहीं। बिहार के मुसलमानों का सबसे बड़ा जो अहित करने वाले या दुश्मन कहना सही नहीं होगा, किसे मानते हैं आप? देखिए, बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों का अहित सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कांग्रेस पार्टी अगर सीरियस होती तो शुरू के 10 साल को अगर हटा दीजिए, 1950 से लेकर के 1960 तक, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद का गोल्डन जमाना था जब कानून बन रहा था, अगर उस पीरियड को हटा दें तो लगेगा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमान कैसे बर्बाद हो इसी पे काम किया, कभी मुसलमानों के लिए तामीरी काम नहीं किया। तो पॉलिटिकल एतबार से हो, और दूसरा ये है कि हम मुसलमानों ने भी अपने ऊपर खुद बहुत जुल्म किया। हम समझ नहीं पाए कि मुस्लिम मजलिस बन रही है, उसको कौन तोड़ रहा है, मुसलमानों की क़यादत को कौन ख़त्म कर रहा है, मुसलमानों की लीडरशिप को कौन ख़त्म कर रहा है, मुसलमानों के लिए कौन काम करना नहीं चाह रहा है, और हम मुसलमानों को आइसोलेट क्यों किया जा रहा है, मुसलमानों के नाम पे राजनीति क्यों हो रही है। भाई, देश में विकास के नाम पे राजनीति होनी चाहिए, धर्म के नाम पे कोई, इस पे हम लोगों ने भी सबको फायदा हो। तो सबसे ज्यादा अहित, हाँ जी, गैस मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। तो इस तरह की चीजें विकास की बात होनी चाहिए। तो एक अभी 23 जनवरी का एक और बयान आया है, प्रधानमंत्री को पॉकेट मार बार बार कर रहा है, क्या सही है इस बयान पर? तो क्या नहीं, देखिए, आपने पता नहीं, एक फिल्म आई थी आमिर खान की, देखिए नहीं देखिए, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो अपने मासूका की आंख को, अपनी हीरोइन की आंख को कहता है कि हेडलाइट की तरह तुम्हारी आंख, चूंकि वो कार का मैकेनिक होता तो मैकेनिक को हेडलाइट नजर आता, तो जो पॉकेट मार जो काम करता है ना उसको वही काम नजर आता है। तेजस्वी यादव को, प्राइम मिनिस्टर को पॉकेट मार करके ये साबित कर रहे हैं कि ये खुद बिहार के लुटेरे लोग हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भाई, वो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो जनता, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक लीडर नहीं है, वो देश की आन बान शान है। और हमको उनके बारे में उनका अपोजिशन करना है तो उसके लिए शब्दों का, अच्छे शब्दों का प्रयोग तो कर सकते हैं, योजना या जो चीजें नहीं कर सकते हैं, उसका विरोध करिए। अब ये कि उनको पॉकेट मार कह दीजिए, तो चूंकि आप खुद पॉकेट मार हैं, आपने बिहार को लूटा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनके पिताजी के बारे में, जेल भेजा और ये किया कि बिहार को लूट लिया, लुटेरे हैं, तो दूसरे को पॉकेट मार कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन यही था कि क्या लालू यादव जी को चारा घोटाले में फंसाया गया था? क्योंकि बहुत सारे आजकल जो नए नए समाजवादी टाइप के लोग हैं, जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो लोग कहते हैं कि वो ओबीसी थे, पिछड़ा समाज थे, इसीलिए उनको जेल हो गई, उनको इसको सजा हो गई। अगर स्वर्ण अथी से होते या दूसरा होते तो वो जो बच जाते। देखिए, ये एनालिसिस करना चाहिए, हम इसके फेवर में हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले का पूरा तज्जिया होना चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए? हाई कोर्ट को बंद कर देना चाहिए? कानून की किताबों को फाड़ देना चाहिए? लालू यादव जी को सजा नीतीश कुमार ने तो नहीं दी, लालू यादव जी को सजा बीजेपी ने तो नहीं दी, कोर्ट ने दी है। कोर्ट ने जेल में बंद किया। और अगर कोर्ट ने ही जांच शुरू करा, तो अगर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने आपको जेल में भेजा, जेल में बंद रखा, तो आपको सजा दी, तो आप मुजरिम हैं। मेरी निगाह में, कानून की निगाह में, देश की निगाह में मुजरिम है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते और वो मुजरिम नहीं माने तो न माने, लेकिन हमको तो मानना पड़ेगा, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, हम देश के कानून को मानते हैं, हम हाई कोर्ट को मानते हैं, इसलिए आप चारा छोड़ हैं। सर, भविष्य की आपकी क्या योजना है? देखिए, भविष्य क्या, बिहार एक अच्छा विकसित प्रदेश बन जाए, बिहार के सभी नौजवानों को रोजगार मिले, बिहार के किसान मुस्कुराएं, यहाँ बिजनेस का हब हो, इंडस्ट्रीज लगे, और बिहार का जो समाज है, यानी एक साथ मिलजुल के रहने वाला, सभी वर्ग एक साथ मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे, वो और आगे बढ़े, यही ख्वाहिश है। और क्या हो सकता है, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो अच्छा लगता है कि भाई वो लोग बहुत, लेकिन एक चीज़ कमी महसूस होती है कि वहाँ से जो है ना, जो समाजी ताना बाना वो ख़त्म हो गया। पैसा तो बहुत आ गया दूसरे प्रदेशों में, बिहार में पैसा नहीं है, लेकिन समाज में एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की इज्जत, और ज्वाइंट फैमिली का कल्चर, और माँ बाप की इज्जत, ये सब बहुत है। तो ये सब चीज़ें हो और उसके साथ साथ बिहार आगे बढ़े, यही हमारी, हम लोग की योजना है। अब जो है सो रैपिड राउंड होगा, एक शब्द या एक वक्त में ऐसा दिया जो है 25 का चुनाव आप लड़ेंगे सर? बिल्कुल,
2025 में चुनाव लड़ेंगे। अब विधानसभा चुनाव में आप नहीं, मेरे लड़ने का मतलब है कि मेरी पार्टी लड़ेगी। जो पार्टी सीटें लड़ेंगी तो मैं ही लड़ूंगा ना भाई। हम लोग 243 सीटों पे लड़ेंगे और 243 सीट को अपनी सीट बना के लड़ेंगे और जीतेंगे। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो फिर क्या कर रहे होते? मैं पहले से ही जर्नलिस्ट था, वही मेरा पेशा बहुत अच्छा था और यहाँ तो सेवा के लिए आए, वही पेशा रहेगा। एनडीए ने 2025 से 30 के लिए नीतीश जी को मुख्यमंत्री फिक्स कर दिया है। 30 में किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? अब वो बहुत इतना अर्ली जो है ना, अब उसके बाद 30 के बाद वो 35 का पूछेंगे, 35 के बाद 40 का पूछेंगे। अरे जनता दल यूनाइटेड की सोच का आदमी मुख्यमंत्री हमेशा बनता रहेगा बिहार में। जो नीतीश कुमार की विचारधारा पे चलेगा वो 30 में बनेगा, वो 35 में बनेगा, वो 40 में बनेगा, 45 में बनेगा, 50 में बनेगा। चूंकि नीतीश कुमार की विचारधारा ये बिहार की संस्कृति और बिहार की विचारधारा। सर, आपकी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज, माता पिता नहीं कराई थी। कॉलेज के दिन में कोई क्रश था? नहीं, वो सब चीजें नहीं ना पूछ ली जाती है इस वक्त। हाँ। तो पसंदीदा फास्ट फूड आपका? नहीं, हम लोग फास्ट फूड क्या खाएंगे? स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड नहीं, स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड में हम लोग रोल खा लेते हैं, अच्छा लगता है। कहाँ खाना पसंद करते हैं? कोई देखिए, जो आपका फेवरेट हो जाए? हाँ, कनॉट प्लेस में है एक निज़ाम काठी कबाब, तो बहुत पसंदीदा है और इनर सर्किल में पड़ता है वो, और उसका काठी कबाब काफ़ी अच्छा होता है। राजनीति में नीतीश कुमार के अलावा और किसी को प्रेरणा मानते हैं? नहीं, बहुत लोग हैं। नीतीश कुमार जी ये तो अभी के लीडर हैं, इससे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, सरदार पटेल हैं और सबसे बड़े महात्मा गांधी हैं, और जो हमारे पूर्वज हैं देश के, वो सब उन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और उन्होंने ही असल देश को बनाया। नीतीश कुमार क्या है? उन्हीं की राहों पे चलने वाले नेता है, इसलिए मैं उन्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और सब नेता हम लोगों के लिए हैं ही आइडियल। सर, आपका पसंदीदा फिल्म? हाँ, एक शाहरुख खान की फिल्म आई थी दिल से, और उस पर मैंने लिखा भी था आर्टिकल अच्छी, मैंने एकेडमी के एतबार से बहुत ही अच्छी मूवी थी। हालांकि कुछ लोगों ने उस पर एतराज़ किया, लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। पसंदीदा अभिनेता? अभी तो सभी अच्छे हैं, मैं उस पर किसका नाम लो? आपका नहीं, सभी जो भी अभिनेता हैं सभी आर्टिस्ट अच्छे हैं। संगीतकार भी सब अच्छे हैं। मैं किसी इस तरह से मत पूछिए, किसी इंडिविजुअल के बारे में मुनासिब नहीं है ना बोलना। मेरा फेवरेट है इनका, हमको बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मुझे सभी संगीतकार, सभी कैमरामैन, सभी लाइट मैन, सभी डिज़ाइनर्स, सभी अच्छे मेहनती हैं भाई। देखिए, हम लोग मास कम के आदमी, हम लोग जानते हैं कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, और हर आदमी की मेहनत से एक मूवी तैयार होती है, उसमें एक सेकंड का बहुत रोल होता है। तो सब लोग अच्छे हैं तभी कोई चीज़ तैयार होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आए। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ थे JDU MLC खालिद अनवर जी। उन्होंने पूरी तसल्ली से सभी पहलुओं पर अपना जवाब दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।